हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अनुभव खंडेलवाल आज आपके लिए लाया हूँ प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास 6, जिसमें हम रेस्पिरेशन की आगे की प्रोसेस कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा था। वहाँ एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड का फॉर्म हो गया था। अब जो हमारी अगली प्रोसेस आती है, दैट इज लिंक रिएक्शन। अगली प्रोसेस है हमारी लिंक रिएक्शन, आल्सो इट इज कॉल्ड गेटवे स्टेप, या ये गेट होता है, और या ट्रांजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं: लिंक रिएक्शन, गेटवे स्टेप और ट्रांजिशन रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल के बीच की प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब के बीच की प्रोसेस है, दैट इज वाई ये दोनों को कनेक्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों रिएक्शनों को ज्वाइंट करता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। इसकी साइट कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है? जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ये डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसमें अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड पाए जाते हैं, और इन फोल्ड के अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, जो द्रव भरा होता है, वो हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल अधात्री कहते हैं हिंदी में। तो ये जो क्रेब साइकिल है या लिंक रिएक्शन है, सॉरी, ये लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस जो थी वो कहाँ, वो हमारी साइटोप्लाज्म में हुई थी। अब देखो इसमें क्या होगा। ये हमारा पायरुविक एसिड बन गया था ग्लाइकोलाइसिस में, हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना लिया था। पायरुविक एसिड, अब इसमें क्या है, टोटल 5 तरीके की चीजें काम में आती है: कोएंजाइम ए, NAD प्लस, Mg+2 और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सब चीज़ें काम में आती है, और इससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, ये इसका मेन प्रोडक्ट है। यहाँ कोई भी उसका ATP का यूज़ नहीं होता है। तो पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस, इसके अलावा Mg+2 और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इनकी प्रेजेंस में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब क्योंकि हमारे पास दो पायरुविक एसिड थे, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी टू मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे इनके, और ये रिएक्शन भी 2 टाइम्स चलेगी, और यहाँ 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, 2 CO2 बनेगी, और 2 NADH प्लस H प्लस बनेगा। ये यहाँ एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो टोटल 2 टाइम्स रिएक्शन चलेगी, बिकॉज ग्लूकोज हमारे पास एक था, और ग्लूकोज से हमने जब ग्लाइकोलाइसिस करी थी तब हमने 2 पायरुविक एसिड बनाए थे। तो 2 पायरुविक एसिड होने से ये प्रोसेस जो है ये 2 टाइम्स चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है द एसिटाइल कोएंजाइम इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड कोएंजाइम ए। ये मैंने अभी बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लाइकोलाइसिस और रिंग रिएक्शन को जोड़ता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का पायरुविक एसिड ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही क्रेब साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट में ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड में जो हमारा रेस्पिरेशन था वो मल्टी स्टेप था। तो फर्स्ट तो ग्लाइकोलाइसिस हो गई, सेकंड रिएक्शन हमारी लिंक रिएक्शन, गेटवे स्टेप, या फिर ट्रांजिशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड रिएक्शन पे, हमारी क्रेब साइकिल। रेस्पिरेशन की ये थर्ड रिएक्शन है। इसके अंदर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, उससे कई सारे फिर एनर्जी बनेगी, ATP बनेंगे, FADH2 बनेंगे, NADH2 बनेंगे। तो ये क्रेब साइकिल देखते हैं। इसकी जो डिस्कवरी थी, दिस इज डन बाई हैंस क्रेब। हैंस क्रेब ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसलिए इसका नाम क्रेब साइकिल पड़ा। इन्हीं के नाम के आधार पर इसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल इन्हीं के नाम के आधार पर है, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी या इसको जो समझाया था वो हैंस क्रेब ने समझाया था। इसके अलग अलग नाम भी है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, दैट TCA साइकिल और CA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल,
इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो सिट्रिक एसिड ही होता है, दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इट इज द अदर नेम ऑफ क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल का दूसरा नाम है। अब हम जो भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम साथ साथ उसकी साइट भी देख रहे हैं कि वो प्रोसेस कहाँ पूरी होती है। तो जो क्रेब साइकिल है वो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यूकैरियोटिक सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल जिसके पास वेल डेवलप्ड क्या है? न्यूक्लियस है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और ये जो है ये हायर एनिमल्स में होता है या हायर प्लांट्स में होता है यूकैरियोटिक, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये जो लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया वायरस वगैरह उनके अंदर पाया जाता है। उनकी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव है, लिक्विड है उसके अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्रेब साइकिल साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसके बाद अगर बात करें अपन तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता है। तो ये फर्स्ट मेंबर कहलाता है साइकिल का। फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है इसका फर्स्ट मेंबर कहलाता है, और ये सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके सिट्रिक एसिड का फॉर्म करता है। ऑल एंजाइम प्रेजेंट इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो ये क्रेब साइकिल होती है इसके सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, और होंगे भी क्योंकि ये प्रोसेस ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है तो यहाँ होता है। लेकिन एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैंने बताया था अभी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। बाकी सारे एंजाइम यहाँ मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। तो ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसके एंजाइम कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। अगली साइड देखते हैं। अब जो क्रेब साइकिल है उसको हम एक बार समझते हैं कि वो कैसे कंप्लीट होती है। तो देखो, जो हमारा लिंक रिएक्शन के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए और प्लस इसके साथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिलता है और वो बनाते हैं सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाकर किसकी सहायता से? सिट्रेट सिंथेज की सहायता से, दैट इज सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज की मदद से सिट्रिक एसिड बनाते हैं। फिर सिस एकोनिटेज एसिड बनता है और आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, आइसोसिट्रिक एंड सिस एकोनिटेज। और ये दोनों जो है एकोनिटेज एंजाइम की प्रोसेस से कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट एंजाइम हमारा सिट्रेट सिंथेज था, सेकंड वन इज एकोनिटेज। एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रेट बनाता है, ये देखो ऑक्जेलो एसिटेट लिखा हुआ है यहाँ, सिट्रेट बनाता है, और सिट्रेट के साथ सिस एकोनिटिक बनता है, सिस एकोनिटिक से आइसोसिट्रिक बनता है, और ये एकोनिटेज एंजाइम की साथ कंप्लीट होता है। तो आइसोसिट्रिक एसिड के बाद ये ऑक्जेलो सक्सिनेट बनता है, ये ऑक्जेलो एसिटेट था, दैट इज ऑक्जेलो सक्सिनेट। ओके, यहाँ पर जो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है, एक NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। ये एक हमारे पास अभी तक एनर्जी आई है पूरी प्रोसेस में। ऑक्जेलो सक्सिनेट से फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक बनता है, और ये बनता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारिक से फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और ये बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, और यहाँ पर भी हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, NADH प्लस H प्लस बना। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट बनेगा, ये भी कोई काम का नहीं है, सक्सिनेट थाइकाइनेज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर जो है एक ATP का फॉर्मेशन होता है,
तो एक एटीपी हमारे पास यहाँ आ गई। सक्सीनेट के बाद फ्यूमरेट बनेगा। फ्यूमरेट में भी जब यहाँ पर है तो एक अलग एनर्जी करेंसी FADH2 बनेगी। ये फर्स्ट बार बनी है पूरी रिएक्शन में FADH2। इसके बाद फ्यूमरेट से मेलेट बनेगा। मेलेट के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा और फिर से प्रोसेस चलती रहेगी। और यहाँ पर भी मेलेट से जब ऑक्सैलो बनता है तो एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो देखो पूरी प्रोसेस के अंदर 1, 2 एंड 3 तो हमारे पास NADH2 बनते हैं, एक ATP बनता है और एक FADH2 बनता है। जो तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी का फॉर्म होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इसमें जो है तुम्हें केवल ये याद रखना है कि प्रोसेस कौन कौन सी हो रही है, उनमें एंजाइम कौन कौन से यूज में आ रहे हैं, और क्या क्या बना है। हमारे पास 3 NADH2 बने हैं, एक FADH2 बना है और एक ATP बना है। देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सैलो एसिटेट सिट्रिक सिंथेस की सहायता से सिट्रेट बना, सिट्रेट से सिस एकोनिटिक बना, सिस एकोनिटिक से आइसोसिट्रेट बना, और ये सब बना एकोनिटेज की सहायता से। आइसोसिट्रिक से ऑक्सैलो सक्सिनेट बना, ठीक है, और यहाँ पर एक NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सैलो सक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना और यहाँ पर CO2 निकल गई, इससे अल्फा कीटोग्लूटारिक बना। अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना। सक्सिनाइल कोएंजाइम A में भी एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है। फिर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट और ऑक्सिलेट, ये सारे एसिड फॉर्मेशन होके इस प्रोसेस को चलते हैं। और बीच बीच में हमें FADH2, ATP, NADH2, एक ये NADH2 और एक ये NADH2, इस तरीके से हमारे पास एनर्जी फॉर्म होती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमारे पास 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गए रेस्पिरेशन की। हमने ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज लिया, पायरुविक एसिड बनाया। पायरुविक एसिड के बाद हमने लिंक रिएक्शन करी। लिंक रिएक्शन में हमने 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनाए, और एसिटाइल कोएंजाइम से हमने क्रेब साइकिल करी, और क्रेब साइकिल भी हमने 2 टाइम्स रन करी क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम थे, और उससे हमने ATP और FADH2 और NADH2 का फॉर्मेशन कर लिया। ये भी 2 टाइम्स चलती हैं क्योंकि यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल थे, तो ये भी 2 टाइम्स चलती है। अगली जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ETS मीन्स का यहाँ मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होगा। और वो ये इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास देखो सेल जो है वो ATP का ही यूज कर पाती है एनर्जी के रूप में। बाकी जो NADH2 हमारे पास बना है या FADH2 जो हमारे पास बना है, अभी FADH2 क्रेब साइकिल में बना था, इन दोनों को भी हमें ATP में चेंज करना पड़ता है। इस ATP में चेंज करने के लिए ETS की सहायता ली जाती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, तब जाके ये ATP फॉर्म करते हैं। तो ये जो NADH2 होता है ये 3 ATP देता है। जब इसको हम ETS से गुजारते हैं, ETS से होकर निकलता है ये, तो ये 3 ATP देता है। FADH2 एक बार में 3 ATP देता है, जबकि NADH2 और FADH2 जो है ये 2 ATP देता है। इसको हमें ETS से निकालना पड़ता है इस चीज के लिए। तो हमें फाइनली प्रोडक्ट हमें ATP बनाना है, दैट इज वाई ETS यहाँ पर जरूरी हो जाता है। साइट देखो ये यही कह रहा है, एसोसिएटेड विद रिलीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। ये रिलीज और यूटिलाइजेशन से रिलेटेड होता है, किससे? NADH2 और FADH, NADH प्लस H प्लस या NADH2 बोल सकते हैं, और FADH2, इन दोनों से एनर्जी को रिलीज करने के लिए इससे रिलेटेड होता है। ये कहाँ पर होता है? जैसे क्रेब साइकिल भी यूकैरियोटिक में अलग, प्रोकैरियोटिक में अलग हुई थी, ये भी इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर वाली मेम्ब्रेन पर काम करता है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो ETS के अंदर कौन कौन सी चीजें काम में आती है। एक तो फ्लेविन्स आते हैं काम में, FES आते हैं, क्यूनोन या यूबी क्यूनोन कहते हैं इसको हम, और कोबाल्ट क्यूनोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें काम में आते हैं। इसके अलावा साइटोक्रोम जो है एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, और ये भी काम में आते हैं, और कई सारे काम में आते हैं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। साइटोक्रोम B के पास जाते हैं, देन साइटोक्रोम C1 के पास जाते हैं, फिर साइटोक्रोम C के पास जाते हैं,
फिर साइटोक्रोम ए के पास जाते हैं और देन साइटोक्रोम ए3 के पास जाते हैं। तो ये साइटोक्रोम का प्रोसेस है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम कौन सा है, साइटोक्रोम ए3। साइटोक्रोम ए3 के पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन आता है। तो साइटोक्रोम बी, C1, C, A और A3, ये साइटोक्रोम की जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट एक्सेप्टर कौन है और फर्स्ट एक्सेप्टर कौन सा साइटोक्रोम होता है, B, C1, C, A और A3। ठीक है। अब ईटीएस जो होता है ना, इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस काम में करते हैं। 5 कॉम्प्लेक्स आते हैं, 1 से लेकर 5 तक कॉम्प्लेक्स काम में करते हैं। उन कॉम्प्लेक्स के अलग अलग नाम होते हैं और उन कॉम्प्लेक्स के अंदर से ही एटीपी गुजरता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गुजरता है और FADH2 NADH2 से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसमें जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है, लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज एटीपी सिंथेसिस होता है। एटीपी सिंथेस होता है और ये ही एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है। ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन होती है। ईटीएस के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होती है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम ए3 होता है। अगर साइटोक्रोम की बात की जाए तो वो साइटोक्रोम ए3 है और अगर ओवरऑल बात की जाए तो वो ऑक्सीजन है। तो ईटीएस के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन कई सारे कॉम्प्लेक्स से गुजरकर इलेक्ट्रॉन एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ इसके बाद एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है कि अब एटीपी का कैसे फॉर्मेशन होगा। इसको हम कीमोऑस्मोटिक थ्योरी या कपलिंग थ्योरी भी कहते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन फाइनली एटीपी बनेगा कैसे, तो वो बनने के लिए वही ऑक्सीसोम काम में आएंगे जो हमने अब तक पढ़े हैं, जिसको हम F1 F0 पार्टिकल कहते थे। याद करो, लाइट रिएक्शन में मैंने बताया था रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहाँ से जो हाइड्रोजन ग्रेडियंट नीचे जब ज़्यादा हो जाती थी तो वो ऊपर जाते थे और वहाँ एडीपी से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन करते थे। तो उसी तरह ऑक्सीसोम यहाँ पे काम आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, कुछ प्रोसेस है वो देखते हैं। देखो ईटीएस के दौरान क्या होता है, ईटीएस जब होता है तो इस H+ आयंस जो होते हैं ना, ये पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में रिलीज कर दिए जाते हैं। अब ये पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल, एक सेकेंड में बोर्ड क्लियर कर दूं। देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारी डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है और इस डबल लेयर स्ट्रक्चर के बीच की जो ये जगह है, दैट इज पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो ईटीएस जब होता है तो ईटीएस होने से यहाँ H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वहाँ भी H+ होते हैं और यहाँ भी H+ होते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस होने से यहाँ एक फोर्स जनरेट होता है, एक बल लगता है, जिसको हम पोर्शन और प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं, PMF फोर्स कहते हैं या PMF कहते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन में चेंज हो जाता है। कहाँ कहाँ चेंज हो जाता है? एक तो पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में और इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में H+ आयन के ग्रेडियंट में चेंज होने से यहाँ एक PMF का फॉर्मेशन होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है ये दो टाइप के चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो पीएच ग्रेडियंट से बना है। एक्चुअली यहाँ जब H+ में इसकी सांद्रता में जब परिवर्तन हुआ तो यहाँ एक जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया था। H+ अलग अलग जो इनकी कंसंट्रेशन थी तो उसको हम पीएच ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इन दोनों को मिला के हम एक साथ PMF कहते हैं। तो तुम ये याद रखो कि जब ईटीएस होता है तो उससे पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस मतलब माइट्रोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह और अंदर वाली मेम्ब्रेन में H+ की सांद्रता में H+ की कंसंट्रेशन में चेंज हो जाता है, उससे PMF प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, जनरेट होता है। तो PMF क्या करता है? PMF ये करता है कि अलाउ नहीं करता है वहाँ H+ आयन को रहने के लिए। कहाँ पर? पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो दोनों जो मेम्ब्रेन के बीच की जगह होती है उस दोनों बीच की जगह में ये अलाउ नहीं करता है। PMF फोर्स लगने के कारण ये H+ यहाँ रुक नहीं पाते हैं और ये क्या होते हैं, मैट्रिक्स की तरफ जाने लगते हैं। ये मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स में जाने लगते हैं। अब मैट्रिक्स में जाते जाते इनको यहाँ
कुछ इस तरीके की जो स्ट्रक्चर थी मैंने उसमें बताया था लाइट रिएक्शन में, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर F1 F0 पार्टिकल जिसको कहते थे वहां से गुजरना पड़ता है और वहां से गुजरने पर ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये एक एक जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं तो ये एक एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था। अब एक शटल सिस्टम और कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ये शटल क्या है इसको और हम एक बार देख लेते हैं। शटल क्या होते हैं कि दो टाइप के होते हैं और यूकेरियोट्स में ही पाए जाते हैं। मीन्स जिनका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हायर जो एनिमल और प्लांट में होते हैं, जो एनिमल और प्लांट की सेल है उनमें ही शटल सिस्टम पाया जाता है। ये शटल सिस्टम प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। अब ये शटल क्या होता है, देखो हमें NADH2 और FADH2 से एटीपी बनाने हैं। एटीपी तो बनाने हैं लेकिन अब इनको कहाँ बनाने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनाने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और किससे बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बनाने हैं। तो जबकि हमारे ग्लाइकोलाइसिस जो हुई थी वो साइटोप्लाज्म में हुई थी। साइटोप्लाज्म में होने के कारण वहाँ जो NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था वो साइटोप्लाज्म में हुआ था। अब उसको हमें कहाँ लाना पड़ेगा, ETS के अंदर लाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए दो शटल काम में करते हैं। जैसे रॉकेट को जो जाता है, मतलब हमारी जो उपग्रह वगैरह सैटेलाइट होती है उनको रॉकेट लेके जाता है, शटल लेके जाता है, वैसे ही दो शटल होते हैं। तो फर्स्ट शटल जो होता है दैट इज ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल एंड सेकंड वन इज मेलेट एस्पार्टेट शटल। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है ये कॉमन शटल है, मोस्टली पाया जाता है सभी प्लांट्स में होता है, नर्व सेल में और मसल सेल में होता है। हमारी जितने भी नर्व सेल और मसल सेल है उसके अंदर होता है। एक दूसरा शटल होता है जो इस NADH2 को लेके आता है, वो होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल। वो हमारे हार्ट में, लीवर में, किडनी में पाया जाता है। तो ये जो दो शटल काम में करते हैं, जिसमें ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है ये दो एटीपी कंज्यूम कर लेता है खुद, मतलब लाने का अपना किराया ले लेता है। एक तरीके से मान लो कि NADH2 को साइटोप्लाज्म से उठा के लाने में ये दो एटीपी ले लेता है। तो इस तरीके से फाइनल हमारे पास एक ग्लूकोज से 36 एटीपी आता है। जबकि मेलेट एस्पार्टेट शटल जो है ये फ्री सर्विस है, ये कोई चार्ज नहीं लेता है, इसलिए हमारे पास जो टोटल एक ग्लूकोज से 38 एटीपी आते हैं। अब ये कैसे आते हैं, सारी प्रोसेस हम एक बार में समझते हैं आगे। देखो इन प्रोकैरियोटिक शटल मैकेनिज्म एब्सेंट। तो प्रोकैरियोटिक में शटल होता ही नहीं है, शटल नहीं होता तो ये दो एटीपी जो है खर्च हुए ये इनके पास होंगे नहीं। तो ये टोटल 38 एटीपी बनाते हैं एक ग्लूकोज से, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो तो। और ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ NADH, ये देखो मैंने बता ही दिया था कि एक NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं और एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो ये शटल सिस्टम था जो NADH2 को उठा के लाता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब एक बार हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमने प्रोसेस पढ़ी है, कितने एटीपी बने हैं। ठीक है, देखो एक से पहले एक चीज और समझ लो कि अगर एटीपी डायरेक्ट बनता है तो उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जब डायरेक्ट एटीपी बनते हैं। जबकि अगर एटीपी हमें NADH2 या FADH2 के फॉर्म में मिलते हैं तो हम उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ये लिखा हुआ है। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं सबसे पहले। ग्लाइकोलाइसिस में हमने एक ग्लूकोज लिया था और ये केवल एक बार चलती है। एक बार चलने से यहाँ 4 एटीपी का फॉर्म होता है। ठीक है, 4 एटीपी का फॉर्म होता है। 4 एटीपी का फॉर्म कहाँ कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस अगर अपन देखेंगे तो जब 3 PGA से 2 PGA बनता है तब 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, और 2 PGA से जो PGA बनता है और PGA से फिर पायरुविक एसिड बनता है तो वहाँ भी एक एटीपी का फॉर्म होता है, 2 एटीपी बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ 4 एटीपी बनते हैं। और यहाँ जो है ये 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस में। 2 NADH2 बनते हैं तो एक NADH2 अगर 3 एटीपी देता है तो 2 6 देंगे, 6। और अगर यहाँ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चला तो ये 4 ही बचे, क्योंकि 2 वो खर्च कर लेगा तो 4 ही बनेंगे।
एटीपी जो है ग्लाइकोलाइसिस में 2 कंज्यूम होते हैं, 2 एटीपी का खर्चा आता है। लास्ट क्लास में जाके देखना, लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, तब 2 एटीपी का कंज्यूम आता है। तो इस तरीके से ये टोटल एटीपी गेन है हमारे पास, या तो 8 होते हैं या 6 होते हैं। 8 और 6 क्यों? क्योंकि शटल के ऊपर डिपेंड करता है। शटल केवल ग्लाइकोलाइसिस के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो NADH2 बना है इसको हमें एटीपी बनाने के लिए ईटीएस के पास ले जाना है, और ईटीएस के पास ले जाने के लिए शटल काम में आता है। तो अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होगा तो 8 के 8 आ जाएंगे, और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होगा तो हमारे पास 6 आएंगे, और मेलेट एस्पार्टेट होगा तो 8 आएंगे। लिंक रिएक्शन जो है ये 2 बार चलती है, दो पायरुविक एसिड से, और यहाँ कोई भी डायरेक्ट एटीपी नहीं बनता, केवल एक बार में जो है एक NADH2 बनता है, और 2 बार में 2 NADH2 बनेंगे। 2 NADH2 जो है वो 6 एटीपी हमें देंगे, क्योंकि एक NADH2 3 एटीपी देता है। तो यहाँ टोटल हमारे पास 6 एटीपी का गेन हुआ, कोई एटीपी कंज्यूम नहीं हुआ। क्रेब साइकिल भी 2 टाइम चलती है, 2 टाइम चलने से डायरेक्ट एटीपी तो 2 बनते हैं, और अब यहाँ देखो 22 लिखा है। ये 22 कैसे आया? मैंने बताया था कि एक क्रेब साइकिल के अंदर 3 NADH2 बनते हैं, तो ये 2 टाइम चलेगी तो 6 NADH2 हो जाएंगे, और 1 FADH2 बनता है। 1 FADH2 अगर 2 टाइम चलेगा तो 2 FADH2 हो जाएंगे। एक NADH2 जो है 3 एटीपी देता है, तो 18 एटीपी तो ये हो गए, और एक FADH2 अगर 2 एटीपी देता है तो 4 एटीपी ये हो गए। इस तरीके से टोटल 18 + 4 हमारे पास 22 एटीपी आ जाएंगे। तो ये 22 एटीपी है जो हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनेंगे। और डायरेक्ट जो है SLP मतलब डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ एक बार ही होता है, और 2 टाइम चलती है रिएक्शन, तो 2 एटीपी बनते हैं। और एटीपी कोई कंज्यूम नहीं होता है क्रेब साइकिल के अंदर, तो इस तरीके से 24 एटीपी यहाँ से हमें गेन होते हैं। तो अगर हम इन सब का टोटल करें तो हमारे पास 36 या 38 आते हैं, 36 या 38 आते हैं। एक बार शटल और देख लो, ये शटल जो है, ये शटल जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है, ये 2 एटीपी कंज्यूम कर लेता है। मेलेट एस्पार्टेल 2 एटीपी कंज्यूम नहीं करता है। तो अगर ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH2 को लेके आना है ETS के अंदर, वो अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट है तो 6 आएंगे, और मेलेट एस्पार्टेट है तो 8 आएंगे। इस तरीके से एक जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज से हमारे पास 36 और 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये हमने आज देखा रेस्पिरेशन में हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज से हमने 36 या 38 एटीपी बना लिए, और कौन कौन सी रिएक्शन इसमें काम आई। इसी के साथ ये रेस्पिरेशन जो है, यहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस ख़त्म है। इसके बाद हम एनेरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, और डिफरेंट फैक्टर जो है रेस्पिरेशन को इफेक्ट करने वाले वो देखेंगे। तो अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।